तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास कंपोजिशन लिवाई। जिससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, एक मैं बात बताना चाहूंगा। कल आया था एक स्टूडेंट, मेरे पास बात हो रही थी। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर आप इतना सारा जीएसटी हमें पढ़ा रहे हैं, इसमें इतने सारे रूल्स हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें सर समझने में इतनी दिक्कत आ रही है। तो नॉर्मल बिजनेसमैन सर कैसे कंप्लाई करेगा इन सब चीजों को। मैंने कहा बेटा सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। बोला सर उससे ऊपर भी आप ये बताओ कि हर गली नुक्कड़ पे बिजनेसमैन है, कोई हर एक बंदा छोटा छोटा अपना काम कर रहा है, कैसे गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर लेगी कौन कितना क्या कंप्लाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो आज की क्लास के अंदर आप आना, हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बनाया कंपोजिशन लिवाई की स्कीम बनाई इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए। तो आज हम हमारी क्लास इसी को लेकर है। तो हमने जो चीजें पढ़नी है यहाँ पे, पहले तो हम स्कीम के बारे में समझेंगे, और अगर ये जो स्कीम है इसके अंदर कौन कौन लोग ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, और ये स्कीम हमें क्या बेनिफिट लेके आ रही है स्मॉल बिजनेसमैन को, क्या कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे, क्या कंडीशन उसको कंप्लाई करनी पड़ेंगी, और क्या प्रोसीजर रहेगा उस पे स्कीम लेने का। इन सब चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि हम दो चीजों का समाधान ढूंढ रहे हैं स्कीम से, कि पहला, एक तो जो हमें डिटेल में अकाउंटिंग और पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है किसी भी एक बिजनेसमैन को, जो भी एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको जो भी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, क्या वो इतना सारा मेंटेन कर पाएगा, क्या इतने सारे इनपुट आउटपुट की कैलकुलेशन को समझ पाएगा, क्या उसको इतनी नॉलेज एक्सपर्टीज होगी कि वो सब चीजों को कंप्लाई कर सके। और दूसरी जो प्रॉब्लम है बिजनेसमैन के साथ, तो प्रॉब्लम है ये सब चीजों की स्मॉल बिजनेसमैन के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी मेजर इशू है कि वो इतने सारे लोगों को कैसे मॉनिटर करेगी कि वो कितना कंप्लाइंस कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, और खास करके स्मॉल बिजनेसमैन को। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 10 को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बिजनेसमैन गया गवर्नमेंट के पास, बोले सर मेरे तो 10 में 10 नंबर कभी आएंगे नहीं, आप तो मेरे को हमेशा ही जीरो लगा दोगे क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा मेंटेन इन चीजों को। तो गवर्नमेंट ने कहा लीजिए सेक्शन 10 एक स्कीम लेके आए हैं आपके लिए। तो 10 में से 10 अब आपको मिल जाएंगे, अगर आप इस स्कीम में आ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझते हैं कि 10 में 10 लाने की ये स्कीम क्या है। तो सबसे पहले तो जब वो गवर्नमेंट के पास बिजनेसमैन गया तो उसने बोला कि सर जी मैं तो एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस चीज को चेक करने के लिए कि आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं, लेट अस मेक अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्ड सप्लाई, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप हम चेक करेंगे कि आपकी टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ से कम थी, तो हम मान लेंगे कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। पहले ये जो लिमिट थी हमारी 1 करोड़ की लिमिट हुआ करती थी पहले, अभी हाल फिलहाल के अंदर ही 31/3/2019 से इसको 1.5 करोड़ करा गया है। और जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, बेसिकली 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम नहीं है इसके अंदर, ये चीज यहाँ पे ध्यान करने की है, एंड उत्तराखंड। तो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर ये लिमिट रहेगी आपकी 75 लाख। और मजे की बात इसमें यह है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर में अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड। तो दिस इज लाइक अ प्लस पॉइंट कि आप एज अ स्मॉल बिजनेसमैन क्लासीफाई कर पाएंगे अपने आप को। और जिस दिन, जैसे पिछले साल की हमने बात करी कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, तब आपकी स्कीम की एलिजिबिलिटी जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। तो दिस वाज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या लगाई, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नॉट लायबल टू टैक्स। यानी कि ऐसी कोई सर्विस ना, ऐसी कोई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ना कर रहा हो वो, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऐसे वो काम ना कर रहा हो जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी लिवाएबल ही नहीं है इस एक्ट के अंदर, ये काम वो ना कर रहा हो। तो हमने कहा नहीं जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर भी फॉल कर जाएंगे इस स्कीम के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या कंडीशन लगा रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्कीम के अंदर आने के लिए। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज
कि ही इज नॉट एंगेज्ड इन एनी मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। जाहिर सी बात है, अगर मैं स्मॉल बिजनेसमैन हूं तो मैं अपनी जगह में, अपनी छोटी सी जगह पे थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँगा। मेरी टर्नओवर जो है उसके अंदर कोई इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं होंगी। मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम नहीं कर रहा हूँगा। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। तो दिस, अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं एंड यू वांट टू अवेल दिस स्कीम, तो देन यू शुड नॉट हैव एनी इंटरस्टेट सप्लाई। फिर उन्होंने कहा कि आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, और वो वाला काम नहीं कर रहे होंगे जिसके अंदर ई कॉमर्स कंपनी को टीसीएस काटने की जरूरत पड़ती है सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। टीसीएस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो बेसिकली अगर कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ काम करता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस पर्सन का टीसीएस जमा कराना होता है। जैसे कि मैंने अगर अमेजोन को कुछ माल दिया और अमेजोन मेरे बिहाफ पे बेच रही है, तो अमेजोन मेरा टीसीएस काट लेगी। तो अगर मैं अमेजोन के साथ काम कर रहा हूँ, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, तब मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है जी, दैट मीन्स कि मैं स्मॉल बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो स्मॉल कहाँ रहा, फिर तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि ही शुड नॉट बी ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, जो कि काउंसिल या गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उसके अंदर जो नोटिफाई करा, उसके अंदर उन्होंने नोटिफाई करी आइसक्रीम एंड एडिबल आइसक्रीम, एडिबल आइस। दूसरा इन्होंने पान मसाला और एरिटेड वाटर को बताया। टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट को उन्होंने नोटिफाई किया कि अगर आप इन चीजों का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए, कंपटीशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। ये हमारे 1 जनवरी 2020 से ये चीजें आ गई थी। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। आपको जो नॉर्मल रेगुलर स्कीम है हमारी, उसी को फॉलो करना होगा। तो ये चीजें हमें देखनी है। और एक पॉइंट और उन्होंने यहाँ पे दिया, that is the supply of services should not exceed 10% of turnover or ₹5 lakhs whichever is higher। मैंने कहा जी मैं सप्लाई तो कर रहा हूँ गुड्स, लेकिन साथ में मेरी सर्विस भी देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग सम अपैरल, आई एम सेलिंग सम क्लोथ। तो लेकिन मेरे को साथ में क्या है कि उसके अंदर स्टिचिंग चार्जेस भी या ऑल्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं। तो ये जो एडिशनल सर्विस है ये 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरी टर्नओवर की। अगर मेरा 10 लाख का टर्नओवर है तो 1 लाख तक ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकती है, या फिर 5 lakhs विच एवर इज हायर। ये जो 1 लाख वाला कंपोनेंट है और 5 लाख का जो कंपोनेंट है, तो विच एवर इज हायर वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, विच एवर इज हायर। तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हैं अगर आपको इस स्कीम के लिए क्वालिफाई करना है तो। एक यहाँ पे चीज ध्यान देने की है, हम पढ़ के आए थे जब हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट का, उसके अंदर हमने पैरा 6 भी पढ़ा था। तो वहां पे डिफाइन कर दिया गया था कि अगर कोई फूड सप्लाई का काम कर रहा है, बाय फूड और एनी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, अगर आप इस चीज की सर्विसेज दे रहे हैं तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। तो इन लोगों को भी ये वाला एडवांटेज जो कंपोजिशन स्कीम का है ये अवेलेबल है। तो ये सब हमने कंडीशन पढ़ी कि क्या क्या चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक बार से रिपीट कर लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ऐसी चीज की आप सप्लाई ना कर रहे हो जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग, जीएसटी के अंदर लिवाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई ना कर रहे हो, या फिर आप किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ काम ना कर रहे हो who is required to collect TCS। You are not a manufacturer of notified goods। notified goods के अंदर अपने आगे आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना है, आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना है, और आपका जो सर्विस कंपोनेंट है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेन कंपोनेंट को अगर आप देखें तो उसका 10% तक ही आपको सीमित रहना है, या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक जा सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये तो हमने पढ़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी मेरा। अब हम पढ़ते हैं कि ये स्कीम हमारे लिए क्या एडवांटेज लेके आती है, एक्चुअल में ये स्कीम है क्या, इस स्कीम के अंदर फायदा क्या है, और ये स्कीम जो है स्मॉल बिजनेसमैन को क्या राहत दिल पाएगी। तो नॉर्मल बिजनेसमैन पर्सन में क्या होता है कि आपको आउटपुट इनपुट की कैलकुलेशन करनी होती है, मंथली रिटर्न्स फाइल करनी होती है, जीएसटी रेट देखना होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से सब कंप्लाई करने होते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट दिए गए स्कीम के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिया गया, बोले सर आप अपनी टर्नओवर बता देना कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मेरी 50 लाख टर्नओवर है, आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी आइटम के, तो आप 50 लाख का 1% सीधा सीधा जमा करा देना, बात होगी खत्म। हमसे आपसे ही नहीं पूछेंगे आपने क्या खरीदा क्या बेचा ये वो, कोई आपको रूल्स वगैरह ज्यादा फॉलो नहीं करने, क्वार्टरली रिटर्न है आपके लिए, सीधा सीधा 1% की स्कीम में हम आपको लेके आ गए। पहले 2% था, ये वाली तो मैं आपको 1% बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरर के लिए, दिस वाज 2% अर्लियर, so now it is only 1%। टोटल आपको 1% जमा कराना है अपनी सेल्स का, 1 लाख रुपए पे 1000, 50 लाख रुपए 50,000। ठीक है जी। आप चाहे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको 1% ही जमा कराना है। और अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में हैं, आपका रेस्टोरेंट है, तो ये चीज हो जाती है 5%। रेस्टोरेंट के अंदर जब जीएसटी लॉ बनाया गया था तब ये ऑप्शन दे दिया गया था, शुरू में तो नहीं था, फिर ये 5% ऑप्शन दे दिया गया था, बाद में इनका जीएसटी रेट वगैरह भी चेंज हुआ। तो जो नॉर्मल रेट है आज की डेट में रेस्टोरेंट सर्विसेज का वो भी 5% ही है विदाउट आईटीसी। तो बेसिकली कंपोजिशन स्कीम का इतना कोई एडवांटेज नहीं है अभी, बट ठीक है अब स्कीम है तो दूसरा मैंने आपको बताया कि इनको मंथली रिटर्न नहीं देनी, इनको क्वार्टरली रिटर्न देनी है, और टैक्स पेमेंट भी इनकी मंथली नहीं है, अपने क्वार्टरली आराम से टैक्स पे कर सकते हैं, अपने क्वार्टर की सेल देखेंगे कितनी है और सीधा सीधा उठा के जो है 1% या 5% जिस भी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं वो टैक्स जमा कराएंगे, बात हो गई खत्म। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज फॉर एनी बिजनेसमैन। कोई उनको खास चीजों का रूल्स का फॉलो नहीं करना। तो सर इसका मतलब गवर्नमेंट तो हमें बड़े बेनिफिट दे रही है। अब गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी भाई कि इन चीजों को मिसयूज ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने कई सारी कंडीशन लगाई, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए जाना चाहता है, जो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बनाई गई, इस स्कीम के अंडर अगर कोई जाना चाहता है तो उन्होंने कहा कि आप अपनी इनवॉइस जो क्रिएट करेंगे जीएसटी की, उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगा सकते, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, आप कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते, कोई भी आपको इनपुट अलाउड नहीं है, सीधा सीधा आप चाहे कुछ भी परचेज करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसका कोई इनपुट नहीं देंगे। हमने तो आपको बोला था जी सीधा 1% देने हैं, तो आप अपनी सेल्स कितनी है कैलकुलेट करो, उसका 1% जमा करो, बात हो गई खत्म। और कई लोग क्या करते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, जीएसटी चार्ज कर लिया क्लाइंट से और जीएसटी जमा कराया नहीं। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो आप अपने माथे पे लिखवाना होगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ। बोले सर ये क्या बात हो गई, माथे पे कैसे लिखवाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा आपका माथा है, आपका इनवॉइस, आपकी इनवॉइस की बुक, आपका माथा है, आपका साइन बोर्ड ऑफ द बिजनेस। तो जो आपकी बिल बुक होगी उसके ऊपर आप बड़ा बड़ा लिखवाएंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, कि मैं एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। दूसरा आप क्या करेंगे, आपका जो भी साइन बोर्ड है या जो भी मेन बोर्ड है बिजनेस का, वहां पे आप डिस्प्ले करेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये चीजें मैंडेटरी हो गई, अगर आपके बिजनेस फॉर्मेसिस के अंदर आपने नहीं लिखा हुआ तो आपके और भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, प्लस इन कंडीशंस को आप पर्सन ने फुलफिल करना है अगर वो एडवांटेज लेना चाहते हैं इन चीजों का। स्कीम में जाने का प्रोसीजर बहुत ही आसान। जब जीएसटी के लिए आप अप्लाई करेंगे, जब जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, जीएसटी के फॉर्म होते हैं जीएसटी REG 1, तो जीएसटी REG 1 जब मैं भरूंगा जीएसटी नंबर लेने के लिए, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है पार्ट बी के अंदर, वहां मैं लिख दूंगा जी मेरे को कंपोजिशन दे दीजिए, तो आपको कंपोजिशन दे दिया जाएगा। ये तो बात हुई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। दूसरा, अगर मैं ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में हूं और मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं, बोले सर ऐसे नहीं चलेगा कि कभी कुछ आज कुछ कल कुछ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप स्कीम में आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको,
तो सबसे पहले तो ये स्कीम जो है साल के शुरू में आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप साल के बीच में कभी कुछ करते रहें। तो आप CMP 02 फाइल करें GST पोर्टल पे, जैसे हमारा फॉर्म होता है, जैसे GST RG1 है, ये भी GST पोर्टल पे है, CMP 02 है, ये भी GST पोर्टल पे है। बोले आप साल के शुरू होने से पहले ये फॉर्म भर दीजिए, आप बता दीजिए, इंटीमेट कर दीजिए हमें कि आप कंपोजिशन में जानना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ITC है तो उस ITC को रिवर्स कर देना। ITC का क्या काम, अब तो ये मोहमाया आप त्याग दीजिए। जब आपको ITC मिलना ही नहीं तो ITC रख के करेंगे क्या? तो ITC 03 फॉर्म फाइल करिए और ITC का त्याग कर दीजिए। ये त्याग करने के लिए आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा फाइनेंशियल ईयर के शुरू से। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल के अंदर अगर आपने शुरू किया है तो विद इन 60 डेज, 30 दिन अप्रैल के, 30 दिन मई के, 30 मई तक आपको अपने ITC से छुटकारा पा लेना है, उसको रिवर्स कर देना है। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम, आसान स्कीम। तो आई बिलीव कि कंपोजिशन आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा।